कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं इनके, और भगवान ने बता दिया और अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश भर में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया बस हमारा भाईचारा कायम रहे। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। और शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं। आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं, जो 40-40 साल से दिल्ली में हर नागरिक पर पड़ता है। जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। यही सबका साथ सबका विकास है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारे बात की है कि आरक्षण की आड़ में मन मुताबिक डिलिमिटेशन से कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। ये अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। विधेयक की सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार जानबूझकर पुराने आंकड़ों का उपयोग करना चाह रही है। जब नीति लोगों को उनके वर्तमान स्वरूप में देखना बंद कर देती है और उन्हें पुराने समय के आधार पर आंकती है, तो वे केवल असत्य ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी हो जाती है। आर्टिकल 82 ये सुनिश्चित करता है कि परिसमन जनगणना के बाद हो, और आर्टिकल 81 और 170 ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। महोदय, डेमोक्रेसी में पावर के साथ साथ चेक और बैलेंसेस होना बेहद जरूरी है। सरकार एक ऐसी संरचना बनाना जा रही है जहां पावर केंद्रित हो और जवाबदेही अनुपस्थित हो। महिलाएं कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ये एक समान एक रूप समूह नहीं है। उनकी वास्तविकताएं जात, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती हैं। फिर भी यह विधेयक इस वास्तविकता को नजरअंदाज करता है और पीड़ित समुदाय, विशेषकर ओबीसी महिलाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। ये इस विधेयक की संरचना में एक गंभीर कमी है। धन्यवाद। आज देश की कुल आमदनी का 65% है। नौकर पेशे और मध्यम वर्ग आज देश को चला रहे हैं। वहीं बड़े उद्योगपति जो 2015 में 62% योगदान देते थे, आज मात्र 40% ही दे रहे हैं। ये साफ है, उद्योगपतियों मित्रों को राहत दी जा रही है और आम जनता के लिए आफत बढ़ाई जा रही है। पिछले एक दशक से मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। पहले छोटे से छोटा आदमी अपनी मजदूरी बचाकर डाकखाने में जमा करता था, आज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। आरबीआई का डेटा बताता है कि पर्सनल लोन 500% बढ़ गया है। लोग लोन अपनी तरक्की या मकान के लिए नहीं ले रहे, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज ले रहे हैं। इस फाइनेंस बिल ने देश के सबसे कमजोर वर्गों के विकास, कल्याण और रोजगार सृजन के लिए कोई समाधान नहीं दिया। आय बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है। युवाओं की नौकरियों का सपना टूटता जा रहा है।